हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर पर। और आज हम अपने एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो उसी श्रृंखला में लेकर के आए हैं। और आज हमने सम्मिलित किए हैं 50 ऐसे क्वेश्चन जो मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इनमें हमने एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, बैंकिंग, राजस्थान स्टेट का हमारा जो आरएससीआईटी एग्ज़ाम होता है, एमएससीआईटी, ट्रिपल सी और अन्य जो भी हमारे कंपटीशन में पूछे जाने वाले कंप्यूटर क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहाँ पर ऐड करने का प्रयास किया है। तो आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आज क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा हैं, 50 क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच एमंग द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट स्टोरिंग स्पेस। यहाँ पर मेमोरी की कुछ यूनिट्स दी हुई हैं और पूछा जा रहा है कि किसमें सबसे ज़्यादा स्टोरेज स्पेस होगा, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है जो स्टोरेज को दिखाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे दे रखे हैं गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट और किलोबाइट। इन सब में वैसे तो ये चारों ही स्टोरेज की यूनिट होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो यूनिट यहाँ पर सबसे बड़ा जो मात्रक हमारा है वो है टेराबाइट। टेराबाइट या इसको शॉर्ट में टीबी भी कहा जाता है। ये हमारा इन दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा मात्रक है स्टोरेज का। तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा हमारा टेराबाइट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो सभी को ही इसका आंसर पता होगा, चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन नाम के कंप्यूटर की खोज की थी। उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। इन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी, आविष्कारक थे कंप्यूटर के। अगला प्रश्न हमारा है विच इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए हैं और पूछ रहा है इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर के चलने के लिए ज़रूरी होता है। विकल्प देख लेते हैं एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, लाइनेक्स और क्रोम। तो यहाँ हमारा जो सही आंसर है वो है लाइनेक्स। लाइनेक्स एक प्रकार का हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर्स को ऑपरेट कराने के लिए करते हैं। एमएस ऑफिस हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऐसी चीज़ें आती हैं। फोटोशॉप हमारा प्रयोग किया जाता है इमेज एडिटर के रूप में, कोई हमको इमेज एडिट करनी हो। और क्रोम हमारा क्या है? क्रोम ब्राउज़र होता है जिसका प्रयोग करके हम किसी वेबसाइट को या किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, लाइनेक्स। अगला प्रश्न हमारा है विच कंपनी डेवलप्ड हैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनका प्रयोग करके किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। तो हैक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि फेसबुक कंपनी ने डेवलप किया है। तो हैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय फेसबुक। तो सही आंसर इसका होगा हमारा ऑप्शन सी, फेसबुक। विच की इज यूज टू मूव टू नेक्स्ट लाइन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप एमएस वर्ड में कार्य कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट की अगली लाइन में अगर जाना है तो उसके लिए आप कौन सी बटन का प्रयोग करते हैं? बहुत आसान सा ये प्रश्न है हमारा। इसका सही आंसर जो हमारा होगा इंटर। इंटर बटन हमारे कीबोर्ड पर दी होती है जो क्या करती है, हमारे कर्सर को अगली लाइन में लेकर के जाती है। एस्केप नहीं होगा, एस्केप किसी ऑप्शन से बाहर आने के लिए यूज़ करते हैं। स्पेस बार भी दो शब्द के बीच में स्पेस देने के लिए प्रयोग होता है। और शिफ्ट हमारी एक प्रकार की मॉडिफायर कीज होती है। अगला प्रश्न हमारा है हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के अंतर्गत एक हमारा पार्ट आता है माउस। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि माउस की खोज किसने की थी। तो माउस हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग करके हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। और माउस के जो आविष्कारक थे उनका नाम है डगलस एंगलबर्ट। तो डगलस एंगलबर्ट जो इंग्लैंड के रहने वाले थे उन्होंने माउस की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा है इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पर। एफटीपी जो एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल आर बेसिकली सेट ऑफ रूल्स, नियमों के समूह होते हैं। किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में जब आप
डेटा ट्रांसमिशन करते हैं तो वहाँ पर कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। उन्हीं नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो FTP भी हमारा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग किया जाता है किसी नेटवर्क में फाइल्स को सेंड करने के लिए। और FTP का हमारा फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा दे रखा है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रोम इज आल्सो नोन एज, रोम यानी कि जिसका फुल फॉर्म हमारा होता है रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी। तो रोम इज आल्सो नोन एज, रोम को इस नाम से भी जानते हैं। फ्रीवेयर, मिडलवेयर, फर्मवेयर और शेयरवेयर, 4 ऑप्शन हैं और सही आंसर हमारा क्या होगा? फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होते हैं? एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हार्डवेयर में ही एम्बेडेड किए रहते हैं। जैसे कि हमारी जो ICs होती हैं, जो प्रोग्राम चिप होती हैं, उनमें क्या होता है? चिप क्या है हमारा? कोई भी जो हमारी चिप है, मेमोरी है, जो कुछ भी है, वो चिप क्या है? हार्डवेयर है। और इस चिप के अंदर एक प्रकार का प्रोग्राम डाला जाता है, एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? फर्मवेयर। एक ऐसा हार्डवेयर जिसके अंदर कोई प्रोग्राम इंस्टॉल हो, कोई प्रोग्राम कॉपी किया गया हो, उसको क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। तो रोम हमारा क्या होता है? एक चिप होती है जिसके अंदर क्या होता है? एक प्रोग्राम डाला रहता है, इसलिए रोम को क्या कहा जाता है? फर्मवेयर भी कहा जाता है। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी, फर्मवेयर। 9वां प्रश्न हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कौन सा होता है? मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? तो देखिए हमारे कंप्यूटर में कैबिनेट में मदरबोर्ड लगा होता है जो कि हमारे कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है। सारी डिवाइसेज, चाहे आपकी CPU हो, रैम हो या जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, उन सभी का कनेक्शन मदरबोर्ड से ही किया जाता है। इसलिए हमारे कंप्यूटर का जो मेन बोर्ड होता है, मेन सर्किट बोर्ड होता है, वो क्या होगा? मदरबोर्ड होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट टू कॉपी अ टेक्स्ट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या शॉर्टकट प्रयोग करेंगे? बहुत आसान सा इसका जवाब है Ctrl+C। किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको कॉपी करना है तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में उसको आप क्या करेंगे? Ctrl+C करेंगे। ये क्या करेगा? कंप्यूटर की मेमोरी पर, क्लिपबोर्ड पर टेक्स्ट को कॉपी करेगा और जब भी आप उसको पेस्ट कराना चाहेंगे आप कंट्रोल के साथ में V बटन का प्रयोग करेंगे, आपका कॉपी किया गया टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। तो सही जो इसका जवाब है वो है Ctrl+C। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN। ISDN क्या है? एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन का टाइप होता है। ISDN इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। आप अपने घरों में इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन कई प्रकार के होते हैं। शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर डायल अप कनेक्शन होते थे जो कि बहुत स्लो हुआ करते थे। डायल अप के बाद में हमारे ISDN आ गए, उसके बाद में ब्रॉडबैंड हमारा आ गया। तो ये सब कुछ क्या है? कनेक्शन टाइप है। जैसे आजकल जो है बहुत ज़्यादा हमारा फाइबर यूज़ होता है, आपने जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर इनके नाम सुने होंगे। तो ये सब एक तरीके के इंटरनेट कनेक्शन के टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। और जो हमारा ISDN का फुल फॉर्म है दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN का जो कनेक्शन होता था एक टेलीफोन लाइन पे मिलता था और ISDN की खासियत क्या थी? हम वॉइस और डेटा को एक साथ ट्रांसमिट कर सकते थे। कहने का मतलब हम ISDN लाइन पर बात करते हुए डेटा भी सेंड कर सकते थे। हु इन्वेंटेड ब्लूटूथ। ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? देखिए ब्लूटूथ की जो खोज है 1994 में डॉक्टर जैप हर्टसन ने किया था। एक डच साइंटिस्ट थे, डच इलेक्ट्रीशियन थे, जिन्होंने 1994 में अपनी टीम के साथ में एक ब्लूटूथ नामक डिवाइस की खोज की थी। तो कि वो जो ब्लूटूथ के हमारे आविष्कारक हैं उनका नाम है डॉक्टर जैप हर्टसन। बिट इज आल्सो नोन एज। बिट का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहे हैं, बिट और किस नाम से जाना जाता है? देखिए जो बिट होता है, बिट हमारा क्या है? ए स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी? स्टोरेज की। आपने टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट ये सारे टर्म सुने होंगे। तो जो मेमोरी की या स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? बिट होती है।
एक बिट 0 या फिर 1 को स्टोर करता है। और बिट का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी संख्याएं या बाइनरी अंक भी इनको हम हिंदी में बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हु इज नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक के रूप में किसको जाना जाता है? देखिए, जो हमारा www वर्ल्ड वाइड वेब है, ये क्या होता है कि एक प्रकार की हमारी सर्विस है जिसको हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करते हैं, और यहाँ पर कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, कई प्रकार की सूचनाएं हमको मिल सकती हैं। आप समझिए कि www क्या है? इस सूचनाओं का बहुत बड़ा एक महासागर हम कह सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हमको प्राप्त होती हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब की जो खोज हुई थी ये 1990 में हुई थी, और किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो टिम बर्नर्स-ली थे जिन्होंने 1990 में www की खोज की थी। तो जिसका जो सही ऑप्शन है हमारा है ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न हमारा है, अनदर नेम ऑफ मॉनिटर इज। मॉनिटर जो कि हमारा एक डिस्प्ले डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, इसका एक और नाम होता है, उसी नाम के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर है CPU, वीडियो, टीवी या फिर LDU। तो जो इसका सही आंसर होगा हमारा दैट इज वीडियो, एंड द फुल फॉर्म ऑफ वीडियो इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फुल फॉर्म वीडियो का जो होता है वो क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि मॉनिटर का ही एक और नाम होता है। अगला प्रश्न लेंगे, विच कंपनी डेवलप्ड जावा। जावा क्या है? एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका प्रयोग हम बनाते हैं, किस लिए करते हैं? वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स हमको बनाने हैं तो उसके लिए हमको क्या लैंग्वेज पता होनी चाहिए? जावा आनी चाहिए। और जावा की जो खोज है इसको किसने किया था? सन माइक्रो सिस्टम नाम की कंपनी है जिसने जावा लैंग्वेज को खोजा था। तो इसका जो सही जवाब हमारा होगा दैट इज सन माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, हाउ मेनी KB इज इक्वल टू 1 GB। 1 GB में यानी कि 1 गीगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? यहाँ पर प्रश्न हमारा ए है। देखिए, हमारा जो 1 GB होता है ये बराबर होता है 1024 मेगाबाइट के, और 1 मेगाबाइट जो हमारा होता है ये बराबर होता है 1024 किलोबाइट के। तो अगर हम 1024 इंटू 1024 करें तो हमको पता चल जाएगा कि 1 गीगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 1048,576। तो सही ऑप्शन हमारा है 1024 इंटू 1024। इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 1048,576, 10,48,576। तो 1 गीगाबाइट में हमारे कितने किलोबाइट होंगे? 10,48,576। अगला प्रश्न हमारा है, HTML इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में HTML का क्या मतलब है? HTML देखिए एक प्रकार की हमारी भाषा होती है जिसका प्रयोग हम करते हैं वेब पेजेस को बनाने के लिए। अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको छोटे छोटे वेब पेजेस डिज़ाइन करने होते हैं, और वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए आपको जिस भाषा का ज्ञान जरूरी है वो है हमारा HTML। और HTML का जो हमारा फुल फॉर्म है दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 19वां प्रश्न हमारा है, द वर्ड स्पाइडर इज रिलेटेड टू इन कंप्यूटर। एक शब्द हमारा स्पाइडर होता है, तो ये स्पाइडर जो है एक कंप्यूटर में किस चीज़ से रिलेट करता है, किस चीज़ से संबंधित है? तो ये स्पाइडर क्या होते हैं? हमारे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, इनको वेब क्रॉलर भी कहा जाता है, वेब क्रॉलर बोलते हैं स्पाइडर को। इनका काम क्या होता है? ये सर्च इंजन के लिए इंडेक्स बनाते हैं। जैसे सर्च इंजन गूगल, याहू, ये सब आपने नाम सुने होंगे। हम कोई भी सूचना जब सर्च करते हैं गूगल पर तो एक वेबसाइट्स की लिस्ट आकर के हमारे सामने खुल जाती है जहाँ पर उस सूचनाएं हमको मिल सकती हैं। उस वेबसाइट्स का इंडेक्स बनाने का काम किसका होता है? स्पाइडर यानी वेब क्रॉलर्स का होता है। तो स्पाइडर जो है शब्द किससे संबंधित है? सर्च इंजन से संबंधित है। ये एक छोटा प्रोग्राम होता है जो सर्च इंजन्स के लिए इंडेक्स बनाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर में डेटा
और निर्देशों को एंटर करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। कोई भी सूचना आपको कंप्यूटर के अंदर ले जानी है तो आप क्या यूज करेंगे। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन हमारा है आउटपुट डिवाइसेस, तीसरा ऑप्शन हमारा है मैलवेयर और चौथा ऑप्शन है हमारा इनपुट डिवाइस। तो किसी भी कंप्यूटर में किसी डेटा या इंस्ट्रक्शन को ले जाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, इनपुट डिवाइसेज का प्रयोग करेंगे, जैसे कि माउस हो गया या फिर कीबोर्ड हो गया। इस तरीके की कई इनपुट डिवाइसेज होती हैं जिनका प्रयोग करके आप सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर ले जाते हैं। अगर आप इसके बारे में और विस्तार से वीडियो हमारा देखना चाहते हैं तो फंडामेंटल सीरीज का तीसरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में वहाँ पे जानकारी प्राप्त होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रिसीविंग एन ईमेल इज। ईमेल को रिसीव करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। अभी पीछे मैंने प्रोटोकॉल की बात की। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स, नियमों के समूह होते हैं। आप इंटरनेट पर अगर मेल्स को रिसीव करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो प्रोटोकॉल प्रयोग होता है दैट इज POP3 एंड द फुल फॉर्म ऑफ POP इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग मेल्स को रिसीव करने के लिए होता है। 22वां प्रश्न हमारा है, इन MS वर्ड रिप्लेस ऑप्शन कम्स अंडर विच टैब। MS वर्ड में अगर हम कार्य कर रहे हैं और हमको रिप्लेस का ऑप्शन चाहिए तो हम कौन से टैब पर उस ऑप्शन को पा सकते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं इंसर्ट, होम, पेज लेआउट और व्यू। रिप्लेस का शॉर्टकट होता है हमारा Ctrl+H। इसका कार्य क्या होता है, किसी शब्द को रिप्लेस करके उसके स्थान पर दूसरा शब्द दे देना। और ये विकल्प हमको मिलता है MS वर्ड के होम टैब के अंतर्गत। तो सही जो इसका आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, होम। अगला प्रश्न हमारा है, द सिंबल्स यूज्ड इन एन असेंबली लैंग्वेजेस आर। देखिए जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है हमारी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बनाने के लिए जिन भाषाओं का प्रयोग हम करते हैं उनको कहा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। और कंप्यूटर लैंग्वेज हमारी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी लो लेवल और दूसरी हमारी होती है हाई लेवल। टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर, वन इज लो लेवल एंड सेकंड इज हाई लेवल। और लो लेवल हमारी दो तरीके की हो जाती है। पहली होती है हमारी बाइनरी और दूसरी जो भाषा हमारी होती है वो होती है असेंबली। तो असेंबली भाषा के बारे में पूछ रहा है कि असेंबली लैंग्वेज में प्रयोग किए जाने वाले सिंबल्स क्या कहे जाते हैं। असेंबली भाषा में किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए कुछ सिंबल्स का प्रयोग होता है और इन सिंबल्स को कहा जाता है निमोनिक्स। निमोनिक्स एक प्रकार के सिंबल्स होते हैं जिनका प्रयोग करके असेंबली भाषा के प्रोग्राम बनाए जाते हैं। 24वां प्रश्न हमारा है, अ ट्रांसलेटर फॉर द असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज। देखिए अभी हमने असेंबली लैंग्वेज की बात की। असेंबली लैंग्वेज हमारी एक प्रकार की क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर के द्वारा नहीं समझी जा सकती है। कोई भी लैंग्वेज हो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा बाइनरी भाषा में, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, केवल बाइनरी भाषा को। असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को बाइनरी में बदलने के लिए कौन से ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर। असेंबलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर या जिसको हम हिंदी में भाषा अनुवादक बोलते हैं, इसका कार्य होता है असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को बाइनरी भाषा में ट्रांसलेट करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, असेंबलर। अगला प्रश्न हमारा है, द फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS एक्सेल इज। MS एक्सेल हमारा जो एक सॉफ्टवेयर होता है, MS एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए कौन सी फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि कौन सी फाइल है जो MS एक्सेल को स्टार्ट करती है। देखिए जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी एक EXE फाइल होती है। EXE एक प्रकार का हमारा फाइल फॉर्मेट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटेबल, जो किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराती है। आप अपने कंप्यूटर में रन पे जाइए और रन पे जाकर के आप टाइप करिए execel.exe। तो ये फाइल जो होगी हमारे एक्सेल को एग्जीक्यूट करेगी और हमारा प्रोग्राम ओपन हो जाएगा।
तो MS एक्सेल को स्टार्ट कौन सी फाइल करेगी, excel.exe, ये हमारे प्रोग्राम को एक्सेल को स्टार्ट करेगी। आइकॉन्स आर डॉट डॉट कमांड्स। आइकॉन्स किस प्रकार के कमांड्स होते हैं? देखिए आइकॉन का मतलब क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर, जैसे अभी आपको मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, आइकॉन हमारे क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोग्राम हैं जो कि क्या करते हैं, एक प्रकार के शॉर्टकट्स होते हैं जो किसी प्रोग्राम को दिखाते हैं, किसी प्रोग्राम को शो करते हैं। तो आइकॉन्स आर व्हाट टाइप ऑफ कमांड्स, पिक्चर कमांड्स। आइकॉन्स एक प्रकार के पिक्चर कमांड्स होते हैं जो किसी भी इमेज के रूप में एक कमांड को प्रदर्शित करते हैं। कंप्यूटर की डेस्कटॉप पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे तमाम आइकॉन्स मिलेंगे जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है आइकॉन्स। ये किसी प्रोग्राम के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। विच इज नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पर कुछ स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए जिन डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है उनके उदाहरण दिए हैं और पूछ रहा कौन सा एक्सटर्नल नहीं है। तो देखिए CD हमारा एक्सटर्नल होता है, DVD हमारा एक्सटर्नल होता है, पेन ड्राइव भी हमारा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब इनको हम बाहर से ही कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो रैम होती है ये हमारी इंटरनल मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है, ये हमारी CPU के अंदर लगती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रैम जो है वो क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो सही आंसर इसका होगा हमारा ऑप्शन डी, रैम। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल। ईमेल की खोज किसने किया, ईमेल के कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो ईमेल जो है, ईमेल जिसका फुल फॉर्म हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका प्रयोग करके हम इंटरनेट की सहायता से किसी भी सूचना को बहुत कम समय में कहीं भी भेज सकते हैं। और ईमेल की जो खोज है ये रे टॉमलिंसन ने 1972 में रे टॉमलिंसन ने सबसे पहली मेल भेजी थी और उन्हें ही इसका डेवलपर या आविष्कारक कहा जाता है। तो सही आंसर जो हमारा इसका होगा वो है रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DTP स्टैंड्स फॉर। DTP का फुल फॉर्म हमारा होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगर आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग से रिलेटेड कोई काम सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फोटोशॉप, कोरल, पेज मेकर ऐसे सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग किया जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम सीख सकते हैं। तो DTP का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। 1024 बाइट्स इक्वल्स टू 1024 बाइट कितने के बराबर होता है? देखिए जो ये हमारे स्टोरेज की कुछ यूनिट्स होती हैं, बिट बाइट्स, किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स। तो जो हमारा 1 किलो बाइट होता है ये हमारा बराबर होता है 1024 बाइट की। तो सही आंसर जो होगा दैट इज 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। निम्न में से विषम क्या है? कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से अलग क्या है, विषम क्या है आपको बताना है। IMAP, POP, SNMP और SMTP। देखिए जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं एक प्रकार के प्रोटोकॉल हैं। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SNMP सिंपल नेटवर्क मेल ट्रांसफर मेल प्रोटोकॉल और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर देखिए IMAP जो हमारा है ये एक प्रकार का मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये ईमेल को रिसीव करने में यूज होता है। POP भी मेल प्रोटोकॉल है, ये भी मेल को रिसीव करने में प्रयोग होता है। और SMTP भी ईमेल से ही संबंधित है, ये मेल को सेंड करने में प्रयोग होता है। लेकिन जो SNMP है इसका प्रयोग किया जाता है नेटवर्क डिवाइसेस को ट्रैक करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए। तो SNMP हमारा यहाँ पर ऑड है, इन श्रृंखला में इन सब चीज़ों से विषम है। विच इज अ टेक्स्ट एडिटर इन द फॉलोइंग। इनमें से टेक्स्ट एडिटर कौन सा है? टेक्स्ट एडिटर का मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम क्या करें, टेक्स्ट एडिटिंग करें, टेक्स्ट को एडिट कर सकें। तो MS पेंट हमारा इमेज एडिटिंग प्रोग्राम है, फोटोशॉप हमारा इमेज एडिटिंग प्रोग्राम है, कैनवा भी हमारा इमेज या वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम है। नोटपैड जो होता है ये हमारी विंडोज एसेसरीज के साथ में आता है और इसका प्रयोग हम टेक्स्ट को एडिट करने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नोटपैड।
आइडेंटिफाई द ऑड टर्म एमंग द फॉलोइंग टर्म। यहाँ पर कुछ टर्म्स, कुछ शब्दावली दी गई जिसमें से हमको ऑड, अलग कौन सी है ढूंढना है। पहला हमारा है ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा हमारा है ट्विस्टेड पेयर केबल, तीसरा है माइक्रोवेव्स और चौथा हमारा हर्ट्ज। देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ये नेटवर्क सेटअप करने का एक माध्यम है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं जिनसे हम कोई नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल का भी प्रयोग नेटवर्क बनाने के लिए होता है, और माइक्रोवेव्स जो है ये वायरलेस मीडियम में नेटवर्क को क्रिएट करती हैं। बट हर्ट्ज जो होता है, हर्ट्ज हमारा क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। तो सही जो ऑप्शन होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी, हर्ट्ज। इन चारों में अलग कौन सा है, हर्ट्ज इन चारों में अलग होगा हमारा, क्योंकि बाकी सब क्या है, नेटवर्क को बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले माध्यम है, जबकि हर्ट्ज हमारा एक मात्रक होता है। 34वां प्रश्न है यूडीपी इज ए। देखिए यूडीपी क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जिसका कि फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये किस प्रकार का प्रोटोकॉल है पूछा जा रहा है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। देखिए प्रोटोकॉल्स को मुख्य रूप से दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, एक कनेक्शन लेस होते हैं। जैसे किसी नेटवर्क में, जैसे हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखते हैं, स्मॉलेस्ट नेटवर्क जो हमारा होगा वो 2 कंप्यूटर का होगा। नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम 2 कंप्यूटर आपको चाहिए, जिसमें से एक सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया। तो जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं ये क्या करते हैं, पहले रिसीवर के साथ में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं। तो ऐसे प्रोटोकॉल जो पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन बना लेते हैं, रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तब कम्युनिकेट करते हैं, उनको कहा जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल जो होते हैं वो रिसीवर के साथ में किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं करते और वहाँ कम्युनिकेशन या फिर डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमारा यूडीपी होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यह एक प्रकार का कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। एक बिना रिसीवर के साथ में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किए डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। MS एक्सेल वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ। MS एक्सेल की जो वर्कबुक होती है वो किसका कलेक्शन है। तो देखिए जो MS एक्सेल में वर्कबुक या फिर हमारी फाइल खुलती है वो किसका कलेक्शन होती है, सीट्स का, वर्कशीट्स का। एक एक्सेल की वर्कबुक मूल रूप से 3 सीट के साथ में, सीट 1, सीट 2 और सीट 3, 3 सीट्स के साथ में ओपन होती हैं। तो वर्कबुक क्या है हमारा, वर्कशीट्स के कलेक्शन को वर्कबुक कहा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रान। फोर्ट्रान जो कि हमारी एक साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो फोर्ट्रान का फुल फॉर्म हमारा होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। ये सबसे पहली हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज थी और इसका जो फुल फॉर्म है वो है फार्मूला ट्रांसलेशन। 37वां प्रश्न हमारा है द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड ऑप्शन। यहाँ पर इंटरनेट के बारे में पूछ रहा है। इंटरनेट जो है एक कैसा सिस्टम है, वेब पेज, सॉफ्टवेयर बंडल्स, वेबसाइट्स, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। तो इंटरनेट हमारा क्या है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का एक सिस्टम है। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का मतलब कई कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया है और इस प्रकार से जो हमारा एक नेटवर्क बनता है, इसी को कहा जाता है इंटरनेट। तो इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसीजर फॉर ट्रेडिंग आइटम्स थ्रू द इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से किसी वस्तु का लेन देन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमारा एक टर्म होता है ई कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है व्यापारिक गतिविधियां और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इंटरनेट में आप ई शब्द का जो मतलब समझते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। तो ई कॉमर्स का मतलब हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का अर्थ क्या है, इंटरनेट के माध्यम से जो भी हम खरीदने बेचने का काम करते हैं उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। जैसे आप लोगों ने अमेजॉन सुना होगा। अमेजॉन क्या है, एक प्रकार की ई कॉमर्स वेबसाइट है। आपने फ्लिपकार्ट सुन रखा होगा, ई कॉमर्स वेबसाइट है। आपने OLX सुन रखा होगा। तो इन सब साइट्स पे कुछ खरीदने बेचने के काम किए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कनेक्ट्स अ
वेबसाइट नेम टू इट्स आईपी एड्रेस। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है इनमें से क्या कौन सा है एक टर्म जो किसी वेबसाइट के नाम को उसके आईपी एड्रेस से कनेक्ट करता है। देखिए, जो भी वेबसाइट्स हमारी होती हैं उनका एक आईपी एड्रेस भी होता है। जैसे मान लीजिए कि एक साइट हमारी है www.lakshya.org और हर साइट का एक आईपी एड्रेस भी होता है 192.168.28.10। हमने मान लिया इसका आईपी एड्रेस है। तो कौन सी सर्विस है जो वेबसाइट के नाम को उसके आईपी एड्रेस से कनेक्ट कराती है? तो वो सर्विस का नाम है डीएनएस, डायनेमिक डोमेन नेम सिस्टम्स। डोमेन नेम सिस्टम या शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं डीएनएस। डीएनएस का कार्य क्या होता है? किसी वेबसाइट को उसके आईपी एड्रेस से लिंक कराना। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए डीएनएस। 40वें प्रश्न पे आ चुके हैं हम, जो कि है विच फंक्शन इन एमएस एक्सेल इज यूज्ड टू काउंट फील्ड सेल्स इन अ रेंज। एमएस एक्सेल में किसी सेल रेंज में फील्ड सेल्स को काउंट कराने के लिए क्या फंक्शन यूज होता है? जैसे कि एक्सेल की कुछ सेल्स हैं जिनमें कुछ डेटा यहाँ पर फिल किया हुआ है और हमको पता करना है कि कितनी सेल में डेटा फिल किया गया है। तो उसके लिए हम क्या फंक्शन लगाएंगे? इक्वल COUNTA काउंटा और उसके बाद में हम रेंज को सेलेक्ट करेंगे A1:A4 और ये क्या करेगा? गिन के बता देगा कितनी सेल में डेटा फिल किया गया है। तो हमारा यहाँ जो सही आंसर होगा काउंटा, जो किसी सेल रेंज में फिल की गई सेल्स को काउंट करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड दैट कैन बी प्रिंटेड एज हैंड आउट इन पावर पॉइंट। हैंड आउट का अर्थ होता है अगर हम स्लाइड्स को प्रिंट कर लें। पावर पॉइंट में हमारी स्लाइड्स होती हैं और स्लाइड्स का जो प्रिंट आउट होता है उसको कहा जाता है हैंड आउट। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा ये है कि हम एक पेज पर मैक्सिमम कितनी स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए, जो ऑप्शंस हमारे दिए होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 9। हम एक पेज पर 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4, 6 और 9 स्लाइड तक प्रिंट कर सकते हैं। तो जो हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड है दैट इज 9। एक पेज पर मैक्सिमम 9 स्लाइड्स को प्रिंट किया जा सकता है। Which of the following displays the name of the user on the computer? कंप्यूटर में यूजर का नाम कहाँ शो होता है? कौन से यूजर अकाउंट से कंप्यूटर हमारा लॉगिन हो रहा है कहाँ पे शो करेगा? वेलकम स्क्रीन पर। जब हम कंप्यूटर को बूट कराते हैं तो डेस्कटॉप के जस्ट पहले जो हमारी स्क्रीन आती है उसको बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। वहाँ पर सारे यूजर अकाउंट्स के नाम होंगे और जिस भी यूजर से हमको लॉगिन करना है हम उससे लॉगिन वहाँ पर कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम टूल। इनमें से सिस्टम टूल कौन सा नहीं है? देखिए, बैकअप हमारा एक सिस्टम टूल होता है। कंप्यूटर में ऑप्शन दिया होता है, हम अपनी फाइल्स का बैकअप ले सकते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर भी हमारा एक सिस्टम टूल होता है। हम हार्ड डिस्क में जो हमारी फाइल्स बिखरी हुई हैं उनको एक किनारे से लगा सकते हैं, एक क्रम से लगा सकते हैं ताकि हमारा स्पेस हार्ड डिस्क पर बच जाए। और डिस्क क्लीनअप भी एक सिस्टम टूल है जो हमारे कंप्यूटर की अननेसेसरी फाइल्स को क्लीन करता है। वायरस स्कैनिंग ये हमारा सिस्टम टूल नहीं है, एंटीवायरस अलग से इनको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज वायरस स्कैनिंग। व्हाट इज अ लैंडस्केप? पूछा जा रहा है लैंडस्केप क्या है। लेकिन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो होते हैं। यहाँ पर जैसे आप किसी पेज को इस प्रकार से यूज कर रहे हैं, एक पोर्ट्रेट होता है और पेज को अगर आपने इस तरीके से घुमा करके यूज करना शुरू किया तो लैंडस्केप होता है। और इन दोनों को क्या कहा जाता है? पेज ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो किसी भी पेज के दो ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन। अ डॉक्यूमेंट्स बैकग्राउंड कलर कैन नॉट बी सीन इन। MS वर्ड में अगर हम कोई डॉक्यूमेंट हमने बनाया है और उस पर एक बैकग्राउंड कलर दे रखा है तो किस लेआउट में वो कलर हमको नहीं दिखेगा? प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, प्रिंट प्रीव्यू या ड्राफ्ट व्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू में हमको बैकग्राउंड कलर नहीं दिखाई देता। MS वर्ड में Ctrl+F2 ये प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट होता है। अगर हम Ctrl+F2 करेंगे तो जिस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट दिखेगा वैसा ही प्रिंट आउट में आता है। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो प्रिंट प्रीव्यू में विजिबल नहीं होता। व्हाट काइंड ऑफ चिप्स आर
थॉट टू बी वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब एक ऐसी चिप, एक ऐसा मेमोरी जिसका डेटा लाइट के रहने पर रहता है और लाइट के जाते ही डेटा गायब हो जाता है। और ये फीचर किसका है? रैम का। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो चिप लगी होती है वो कैसी होती है? वोलाटाइल, यानी कि लाइट के रहने पर ही डेटा को स्टोर करेगी और लाइट के जाने के बाद डेटा वहाँ से गायब हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर? इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? तो देखिए कीबोर्ड भी हमारा हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है और SMPS भी हार्डवेयर है। MP3 क्या है? MP3 जो ऑडियो फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है MP3। तो MP3 हमारा क्या है? हार्डवेयर नहीं है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर होता है। 48वां क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग? मौसम विज्ञान में मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर्स का प्रयोग होता है? देखिए मौसम विभाग में जो आने वाले दिनों का मौसम बताया जाता है वहाँ पर जो कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे होते हैं सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े और बहुत पावरफुल होते हैं। इनका प्रयोग वेदर फॉरकास्टिंग, मौसम का भविष्य का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। एक्सेल रिक्वायर्स एन ऑपरेटर टू इंडिकेट दैट अ फार्मूला इज बीइंग एंटर्ड इन अ सेल सच एज। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक्सेल में किसी भी फार्मूले को हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? बहुत बेसिक सा ये प्रश्न है। एक्सेल में किसी भी फार्मूले को अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी? इक्वल साइन से होगी। जैसे आप किन्हीं 2-4 संख्याओं को जोड़ने के लिए एक फार्मूला लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? इक्वल सम और उसके बाद में नंबर्स को आप सेलेक्ट करिए। हमने यहाँ पर A1 से लेकर A10 के बीच की सेल को ले लिया तो क्या करेगा? A1 से A10 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे उनको जोड़ के उनका रिजल्ट हमको दे देगा। तो फार्मूले की शुरुआत कहाँ से हुई? इक्वल साइन से। आज का आखिरी प्रश्न हमारा जो है, इन हाउ मेनी जनरेशंस कैन अ कंप्यूटर बी कैटेगराइज? कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में कैटेगराइज किया जा सकता है, बांटा जा सकता है? तो सीधा सीधा प्रश्न पूछने का अर्थ यहाँ पर है कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल का हमारा एक बहुत बेसिक सा चैप्टर है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी है? 5 पीढ़ियाँ हैं। हर पीढ़ी में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था। जैसे कि पहली पीढ़ी में हमारा प्रयोग हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जो हमारी जनरेशन थी वहाँ पर ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया। थर्ड जनरेशन में IC, फोर्थ में VLSI चिप का प्रयोग किया गया था और 5वीं जो करंट ऑनगोइंग हमारी जनरेशन है यहाँ पे ULSI चिप का प्रयोग किया जा रहा है। तो हमारे कंप्यूटर का विकास क्रम जो है टोटल 5 जनरेशन्स में बांटा गया है। तो दोस्तों आज के हमारे परफेक्ट 50 क्वेश्चंस थे जो कि कई कंपटीशन एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हैं। इनको आप पढ़ करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष होंगे कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।